साथियों, हम अपने इस सत्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं प्रिय कवि और हम सब के बहुत अजीज़ अरुण कमल जी को आमंत्रित करता हूं इस सत्र का समापन वक्तव्य देने के लिए। आदरणीय चंद्रमोहन प्रधान जी, सभी विद्वज्जन और साथियों, स्पेनी भाषा के भाषा वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होने जा रहा था। उस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए मार्केज को आमंत्रित किया गया और ये मैद्रिद में होने जा रहा था। जैसे ही भाषा वैज्ञानिकों को ये मालूम हुआ, उन्होंने विरोध करना शुरू किया, भयानक विरोध किया कि मार्केज कैसे भाषा वैज्ञानिकों के सम्मेलन का उद्घाटन कर सकते हैं। वो तो अशुद्ध स्पेनी लिखते हैं, उनकी भाषा जो लोक भाषाएं हैं स्पेनिश की, उससे प्रदूषित हैं। अब बेचारे मार्केज की ये हालत हो गई। तो यहाँ एक खास बात यह है साहित्य के बारे में कि वो भाषा में है और वो भाषा उस कवि ने नहीं रची, वो भाषा दूसरों ने रची। दुनिया के किसी कवि कथाकार ने कभी भाषा अपनी नहीं रची, वो उसको मिलती है, उसको वो सीखता है, बटोरता है। अब मार्केज ने जो किया कि उन्होंने स्पेनी भाषा को उसकी सारी अशुद्धियों के साथ, जो कि उसकी महानता है, लोक के बहुत सारे रूपों के साथ, जैसे जादुई यथार्थवाद जो मुख्यतः लोक कथाओं से आया है, इसके साथ एक नई रचना की। लेकिन एक बात और थी जिससे वे विरोध कर रहे थे मार्केज का, कि मार्केज फिदेल कास्त्रो के दोस्त हैं। यानी जब कभी एक साहित्यकार परिवर्तनकारी शक्तियों के साथ होगा और सत्ता का विरोध करेगा, तो उसको विरोध भी सहना पड़ेगा। अब ये लोक के साथ मार्केज के संबंध ने एक बहुत ही विकृत किस्म के आभिजात्य को यहां प्रदर्शित किया। लेकिन यही होता है, हम सब कुछ लोक से लेते हैं। अब ये लोक है क्या? लोक की परिभाषा बहुत ही कठिन है, लेकिन विश्व साहित्य ने जिस तरह से लोक को समझा, लोक बहुत सुंदर शब्द है। अंग्रेजी में फोक शब्द नहीं आता है लोक के लिए। वो चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे टी.एस. एलियट हो, इन सब लोगों ने फोक का इस्तेमाल नहीं किया, वो पीपल कहते हैं। तो उस अर्थ में, और ब्रेख्त भी यही कहते हैं, उनका मशहूर वाक्य है, पीपल डोंट विश टू बी फोक। हमारा लोक जो है वो लोग नहीं बनना चाहता, पीपल मैस नहीं बनना चाहता, जो कि आज बनाया जा रहा है। हम उस पर भी बहुत संक्षेप में आएंगे। रामविलास शर्मा ने आस्था और सौंदर्य, जो उनकी एक शुरू की किताब है, उसके एक लेख में, जिसमें आभिजात्य की चर्चा वो करते हैं, वो एक अद्भुत निबंध है। रामविलास जी कहते हैं कि साहित्य का अपना आभिजात्य होता है, जो समाज के आभिजात्य से भिन्न होता है। और उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, इनका अपना आभिजात्य था। लेकिन वो क्या था और वो क्यों था? ये सत्ता को चुनौती देने वाले लोग थे। अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार, और कुंभन दास का मशहूर कि सीकरी से हमको क्या काम।
कबीर का भी वैसे ही था, सबका वैसे ही था। पूरा भक्ति आंदोलन अभिजात्य के विरोध में था, यानी सत्ता के विरोध में था। सत्ता और आज के समय में कहेंगे तो पूंजी, उसके विरोध में था। और जो मनुष्य को हीनतर समझते थे उनके विरोध में था। उसने मनुष्य को केंद्र में स्थापित किया। लेकिन लोक है क्या? लोक की हम क्या परिभाषा दे सकते हैं साहित्य के संदर्भ में? लोक वो है जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है। जो कुछ नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक है, बाहर से लाया गया है, जोड़ा गया है उसमें, जैसे धन, जैसे पद, जैसे जाति, जैसे सत्ता, ये सब आभिजात्य के गुण अथवा अवगुण है। लेकिन लोक जो नैसर्गिक है वही लोक है, वही प्राकृतिक है, और हमको बार बार वहीं लौटना है। थॉमस मान ने एक अद्भुत वाक्य लिखा है कि आदम को, उसको स्वर्ग से इसीलिए निकाला गया था कि उसने ज्ञान के फल को चखा था और अपनी जो मासूमियत थी, इनोसेंस था, उसको खो दिया। थॉमस मान लिखते हैं कि आदम को आज एक बार फिर से सेब का वही फल खाना होगा ताकि वो वापस अपनी मासूमियत को पा सके, यानी ज्ञान के उस फल को। अब कविता का सारा व्यापार ज्ञान के पहले फल से ज्ञान के दूसरे फल तक चलता है, और इस तरह वो लोक से आभिजात्य की तरफ, आभिजात्य से लोक की तरफ आवाजाही करता रहता है। और ये शुरू से, क्योंकि हम जिस भाषा में लिखते हैं वो मैंने नहीं रची, वो हमने ली दूसरों से, और यहीं पर हमारे लिए लोक अपरिहार्य है। जब कभी भाषा चुकती है, जब कभी उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, हम वापस लोक की तरफ जाते हैं, और उन बोलियों को जिनको लोग भदेश समझते हैं, हमारे लिए जीवन वही है। इसके अनेक उदाहरण इस आभिजात्य के, जो रामविलास जी ने साहित्य के बारे में कहा, हमारे वाङ्मय में मौजूद हैं। अब वाल्मीकि रामायण से का वो प्रसंग आप सब जानते हैं। हनुमान मिलने गए हैं सीता को ढूंढने और उनसे मिलने। अब वो सोचते हैं, सीता बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे, वो देख रहे हैं, और उन्होंने मायावी रूप धारण किया है, इसलिए सीता उनको नहीं देख सकती। वो सोचते हैं कि आखिर हम सीता से किस भाषा में बात करें। हनुमान संस्कृत के पंडित हैं, ये राम लक्ष्मण को बोल चुके हैं वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल शुरू में ही। वो सोचते हैं कि अगर हम सीता से संस्कृत में बात करेंगे तो वो संदेह करेंगे कि ये रावण है जो मायावी रूप धरकर हमसे बात कर रहा है, तो बात कैसे करनी, और राम का संदेश तो देना है। तब वो कहते हैं कि मैं वैदेही से वैदेही की भाषा में बात करूंगा। इस महान कवि ने सिर्फ इस छोटे से प्रसंग से संस्कृत की प्रकांड महिमा को ध्वस्त किया। अंततः क्या है? अंततः वो वैदेही की भाषा है जो राम और वैदेही को मिलाएगा, जो वैदेही की रक्षा करेगा, और जो संपूर्ण रामायण की कील है, उसकी धुरी है। आप कालिदास को भी याद करिए, अभिज्ञान शकुंतलम को। शकुंतला प्रकृत बोलती है, और जब वो दुष्यंत इनकार करता है पहचानने से, अभिज्ञान से, तब शकुंतला उसको जो कहती है वो अद्भुत है, और वो प्राकृत में है। दुष्यंत कहता है कि तुम कैसी औरत हो, ऐसी ऐसी औरतें। वो कहती है कि मेरा कुल तुम्हारे कुल से बहुत ऊपर है। और यहां पर प्राकृत अपनी संपूर्ण महिमा के साथ संस्कृत को चुनौती देती।
वाल्मीकि अग्निमित्र जो कालिदास के अंतिम नाटकों में है, उसके आधे संवाद तो प्रकृत में है। तो ये जरूरत हमेशा पड़ती है एक कवि को कि वो लोगों की भाषा तक जाए। दुनिया के सारे कवियों ने इस पर लिखा है और एक ही सलाह वो देते हैं कि लोगों के पास जाओ, उनकी बोली के पास जाओ। तो ये लोक है, इसके बिना कविता संभव नहीं है। अब आप देखिए, रामविलास जी की बात को बढ़ाते हैं और उस अभिजात्य के बारे में सोचते हैं जो कवियों का अपना अभिजात्य होता है। गालिब का अभिजात्य, पालकी में बैठे रहे, नहीं उतरे, जानते थे कि पेंशन तब मिल सकती है उतरने से, और पालकी लौटा दी। निराला का अभिजात्य, निराला एक वाक्य हमेशा कहते थे, कुछ भी पाने के लिए झुको मत। ये एक कवि का अभिजात्य है। यही चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में माँ को उद्धृत करते हुए कहा है। उनकी माँ ने एक ही बात उनको सिखाई, नेवर स्टूप टू पिक अप ए थिंग। किसी भी चीज को उठाने के लिए झुको मत। ये लोक है और ये मनुष्य का स्वाभिमान जिसकी रक्षा लोक करता है अपने तरीके से, उसका प्रतिरोध भी करता है। सारे लोग करते हैं, वो है। तो लोक मतलब जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां हैं, कैप्टन आई विल बी नो मोर बट आई विल ईट एंड स्लीप लाइक ए कैप्टन। द थिंग आई एम शैल मेक मी लिव ऑन लाइक ए कैप्टन। जो मैं हूं, द थिंग दैट आई एम। लोग उस मनुष्यता को, मनुष्य के भीतर के मनुष्य को प्रश्रय देता है, उसको इज्जत देता है। और कविता यही काम करती है। अभिजात्य ये नहीं करता, चाहे वो किसी प्रकार का अभिजात्य हो। और अभिजात्य का संबंध, अभिजात के संस्कृत में अनेक अर्थ हैं। चलने के पहले मैंने आपटे का शब्दकोश देखा, इसमें अनेक अर्थ हैं। शुरू में तो है कुलीन, उच्च वंशीय, लेकिन बाद के सारे अर्थ जो हैं वो सुंदर के अर्थ में है। कि जो सुंदर है, जो पुण्यवान है, जो गुणी है, वही अभिजात है। लेकिन इसके साथ कुछ बातें और हैं। इस अभिजात्य का, लोक के अभिजात्य का सर्वोत्तम प्रतीक 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में गांधी हैं। गांधी ने हर तरह के अभिजात्य को नष्ट किया, उसको हिकारत की नज़र से देखा। जैसा कहा था स्टैंडल ने भी, फ्रांसीसी उपन्यासकार, धन के प्रति हिकारत के बिना तुम कुछ भी नहीं लिख सकते। ये बहुत जरूरी है, धन के प्रति हिकारत, जो सत्ता के प्रति हिकारत भी की ओर भी ले जाता है। गांधी ने सब कुछ को हिकारत से देखा, उसको छोड़ा और लोक के अभिजात्य को स्थापित किया। जिन अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों ने गांधी जी के बारे में लिखा है, वो लिखा कि वो घुटने तक धोती पहने होते थे, उसके ऊपर तक बल्कि, लेकिन वो बहुत ही शालीन थे। एक कंबल से शरीर को ढके हुए लंदन की ठंड में उन्होंने वार्ता की और उन्होंने हर तरह के अभिजात्य को नष्ट किया। हिंदी और गुजराती को, हिंदी और गुजराती के कवियों को उन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया। और साबरमती में जो आश्रम है, उसका नाम भी उन्होंने तुलसीदास से लिया, हृदय कंज। ये उससे है। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन की अंतिम पंक्ति है, मम हृदय कंज निवास करो। ये हृदय कंज है, कुंज नहीं है। तो गांधी इसके अप्रतिम उदाहरण है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे हो ची मिन्ह, जब उनका सम्मान किया जा रहा था दिल्ली में, तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, उनके लिए एक सिंहासन था और एक हो ची मिन्ह के लिए।
हो ची मिन्ह ने कहा कि नहीं, इसको हटाइए, और एक साधारण कुर्सी ऐसी लगाई उन्होंने। ये जो भारत, स्वाधीन भारत का आभिजात्य था, ये उस पर चोट थी। और ऐसा ही एक महान आभिजात्य का उदाहरण भगत सिंह है। आप सब उनके जीवन प्रसंगों को जानते हैं। मैं इसको कविता से अब जोड़ते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। फांसी दी जाने वाली है और भगत सिंह से पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो मेहतर मेरा शौचालय साफ करता है, टट्टी साफ करता है, मैं उसके हाथ की बनी रोटी खाऊं। अब ये जो आभिजात्य पर चोट है और मनुष्य से प्रेम है, मनुष्य से प्रेम के बिना आभिजात्य का विरोध आप नहीं कर सकते। ये अद्भुत है। ये कुछ उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरण कविता ने, साहित्य ने लगातार दिए हैं। जब उसने लोक के मूल्यों को स्थापित किया, लोक सिर्फ कहने से नहीं होगा, लोक के मूल्य, और ये मूल्य है कि मनुष्य सर्वोपरि है। शबरे ऊपर मानुष सत्य, तायरे ऊपर नाई, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और सत्ता का विरोध। आज बहुत से लोग जाति का विरोध करते हैं, जन्मना जाति का। उनको हिम्मत नहीं है कि वो जन्मना संपत्ति का विरोध करें। एक आदमी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते हो? इस देश में 21 लोगों के हाथ में 70% संपत्ति है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। ये कैसा लोक और कैसा अभिजात्य है? क्यों नहीं कोई बोलता है? उदय निधि और ये सारे बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने अर्चकों का बंद कर दिया कि अब बहाली जो होगी वो पारंपरिक नहीं होगी, वंश के आधार पर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये बात तुम अपने पर क्यों नहीं लागू करते हो? करुणानिधि, स्टालिन, उदय निधि और ये सारी संपत्ति उत्तराधिकार के कानून को क्यों नहीं समाप्त करते हो? जब हम साहित्य में इन सवालों को लाते हैं तब हम लोक के साथ खड़े होते हैं और आभिजात्य का विरोध करते हैं। इसकी बहुत सी छटाएं हैं, इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। अवधी लोकगीतों का एक संकलन है। एक तो रामनरेश त्रिपाठी ने जो किया वो तो है ही, अलग से भी अवधी लोकगीतों का बहुत मोटा संकलन है, कई संकलन है। उसमें एक लोकगीत है। लोकगीत ये है कि हिरण और हिरणी वन में साथ साथ घूम रहे हैं। हिरण पूछता है हिरणी से कि तुम उदास क्यों हो? हिरणी कहती है कि आज राजा दशरथ के यहां छठी है और तुम मारे जाओगे। यही होता है। राजा दशरथ के यहां छठी है और हिरण मारा जाता है। तब हिरणी पहुंचती है, कौशल्या को कहती है कि उसकी खाल मुझको दे दीजिए। कौशल्या कहती हैं कि उससे तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा वो डमरू बजाएगा उससे, उस खाल से वाद्य बनेगा। इतना ही है। राम की संपूर्ण कथा, सत्ता का संपूर्ण वैभव, सब एक तरफ, और ये मनुष्य भी नहीं है। एक हिरणी, कातर हिरणी, उसने सब कुछ को ध्वस्त कर दिया। सीता ने ध्वस्त किया था, जिसके बारे में निराला ने लिखा कि वाल्मीकि ने धरती की बेटी को मान दिया। यही लोक है, लोक का मान है। और अभी इस हिरणी ने सब कुछ को ध्वस्त कर दिया, सारे आभिजात्य को। यही लोक है। उस निसर्ग की ओर लौटना, उस प्रकृति की ओर लौटना, लेकिन धन और सत्ता के प्रति विरोध, उसके प्रति हिकारत के बिना ये संभव नहीं।
जो लोग सत्ता के साथ हैं वो आभिजात्य के साथ हैं, जो सत्ता के विरोध में हैं वो लोक के साथ हैं। अब इसके बाद एक सवाल और रह जाता है जिस पर अभी संभव नहीं मेरे लिए बोलना, कि ये जो नया आर्ट आ रहा है, मास आर्ट, जिसकी महिमा कुछ लोगों ने यहाँ भी गाई, लिट फेस्ट, ये सब क्या है? ये वॉल्टर बेन्यामिन ने बहुत पहले लिखा था, आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, कि कैसे कैपिटलिज्म सब कुछ की पवित्रता को नष्ट करता है, ये उसको नष्ट कर रहा है। कविता संभवतः अकेली विधा है जिसका बाजार कुछ नहीं कर सकता। कविता का अगर बाजारीकरण होगा तो फिल्म में गीत बनेगी, या विज्ञापन का जिंगल बनेगी, या कभी कभी बहुत खराब किस्म के नारे बनेगी। कविता हमेशा लोक के साथ है, वापस हर बार लोक के पास ही जाना पड़ता है कविता को, नहीं तो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द है निशब्द होना। सर, आपका वक्तव्य सुनते हुए कम से कम मेरे जैसे बहुत लोगों ने यही महसूस किया, और इस गोष्ठी का इतना सुंदर समापन नहीं हो सकता था, इससे सुंदर समापन नहीं हो सकता था। आपने लोक का अभिजात्य, कितने कितने रीलें जैसे आपने जोड़ती चली गई उसमें, अभी तक जो सिलसिला चल रहा था उसमें उनसे इतर कुछ जोड़ना आपके वश का ही था। बहुत आभार। मैं सोचता हूँ अब हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।